चलें स्टार्ट करते हैं आर्नल्ड। और आर्नल्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको लोड करना होगा। ओपन करते हैं हम प्लगइन मैनेजर, विंडोज़ पे जाएं, सेटिंग प्रेफरेंसेस, देन प्लगइन मैनेजर। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा और आप देखेंगे थोड़ा ही नीचे आपको MTOA.MLL यानी कि माया टू आर्नल्ड, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड हुआ है तो उसको ऑटो लोड पे चेक लगा दें। अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो दैट मीन ओके, अगर नहीं हुआ हुआ तो इन दोनों पे चेक लगा दें आप। तो उसके बाद फिर हम अपने हाइपरशेड का जो बटन है उसके बराबर में आप देखेंगे लेफ़्ट पे आपके पास डिस्प्ले रेंडर सेटिंग्स, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रेंडर यूजिंग के अंदर यानी कि जितने भी रेंडरर के ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको आर्नल्ड रेंडरर नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अपने सीन से। तमाम रेंडर इंजन अपने साथ अपने शेडर्स और लाइट्स लेकर आते हैं। अभी हमने अपने पूरे सीन को जिस शेडर के थ्रू शेड किया हुआ है वो माया का अपना शेडर है, ब्लिन या लैम्बर्ट या फोंग। हमने देखना ये है कि हम किस तरह से अब इसको आर्नल्ड में यूज़ कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपना हाइपरशेड ओपन कर लें आप। जैसे ही आप हाइपरशेड ओपन करेंगे आपके पास क्रिएट की जो विंडो है यहाँ पे आप देखिएगा कि माया के नीचे आपके पास आर्नल्ड सेपरेट आ रहा है। इस आर्नल्ड के अंदर आप देखेंगे तो इसके अपने कुछ टेक्सचर्स हैं, लाइट्स हैं, इसके शेडर्स हैं, इसकी यूटिलिटीज़ हैं। तो हम इनमें से शेडर्स और लाइट को विजिट करेंगे। शेडर पे क्लिक कर दें और शेडर पे क्लिक करने के बाद आप अपना कोई भी एक शेडर ग्राफ कर लें। जैसे मैं रूफ टॉप को ले लेता हूँ, उसको मैं ग्राफ कर लेता हूँ। और उसके बाद शेडर के अंदर से हम जिस शेडर को यूज़ करेंगे वो होगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसको क्लिक कर लें, क्रिएट कर लें। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो नोड्स बन जाएंगी। एक होगी आपकी SG नोड जो कि शेडिंग ग्रुप नोड कहलाती है, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, SG नोड। और दूसरी होगी आपकी शेडर की नोड। ठीक है, तो शेडर की नोड के अंदर कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लिक करें शेडर की नोड को, एट्रीब्यूट्स में आ जाएं। इसके सबसे ऊपर आपके पास टाइप आ रही है, टाइप के अंदर से आप अपने शेडर को किसी भी दूसरे शेडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे बेस और स्पेकुलर के दो ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे। बेस के अंदर सबसे पहले आपके पास वेट है जो कि हमारे पास ब्लिन के अंदर, अगर मैं दोनों शेडर साइड बाय साइड ओपन कर लूँ, हमारे पास ब्लिन के अंदर यहाँ पे डिफ्यूज़ था जो कि अब यहाँ पे वेट है। और वेट के नीचे अगर आप देखेंगे कलर, जिसका मैं स्लाइडर अगेन के कोई भी आप कलर उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ ब्लिन में हमारे कलर के थ्रू थी जिसमें हमने अपना टेक्सचर्स कनेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे है डिफ्यूज रफनेस और मेटलनेस। ठीक है, नीचे आ जाए स्पेकुलर के ऊपर। ब्लिन के अंदर भी देख लें स्पेकुलर, क्योंकि ब्लिन एक डिफरेंट आर्किटेक्चर पे काम करता है और आर्नल्ड के जितने भी शेडर हैं ये सब फिजिकली एक्यूरेट शेडर्स होते हैं। इसके जो स्पेकुलर के एट्रीब्यूट्स हैं और जितने दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम फिजिकली वैल्यूज़ पे बेस करते हैं। स्पेकुलर के अंदर सबसे पहले हमारा वेट आ जाएगा, यानी कि स्पेकुलर का कितना वेट होना चाहिए सीन के अंदर और उस वेट का कितना कलर होना चाहिए। उसकी रफनेस यानी कि वो कितना ब्लर होना चाहिए, आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम रफनेस को ब्लर कह सकते हैं। उसके नीचे उसका IOR। उसके बाद अनाइजोट्रॉपी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और अनाइजोट्रॉपी की रोटेशन आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सब सरफेस होगा जो कि हम इसको आगे रिव्यू करेंगे दूसरी क्लासेस में। ये एक एडवांस शेडर है। आर्नल्ड के जितने भी शेडर्स हैं या जितने भी रेंडर इंजन के अपने शेडर्स होते हैं ये तमाम के तमाम काफ़ी डिटेल शेडर्स होते हैं। हम अपने सीन को सबसे पहले कन्वर्ट करना शुरू करेंगे माया से आर्नल्ड के अंदर। उसके लिए हमने जो शेडर अभी क्रिएट किया है हम उसके अंदर अपना टेक्सचर कनेक्ट कर देंगे। आउट कलर को अगेन ड्रॉप किया बेस कलर के ऊपर। ठीक है, यानी कि मैंने अपने बेस के अंदर जो कलर था उसके अंदर मैंने ये टेक्सचर कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया या जहाँ जहाँ मेरा ये शेडर लगा हुआ था मैंने वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके अपने शेडर को अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से
मैंने ग्राउंड में अगर ये टेक्सचर लगा रखा है, शेडर लगा हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। शेडर अप्लाई कर दें, देन उसके अंदर आप कलर की नोट डाल दें। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने वो तमाम शेडर्स को कन्वर्ट कर दिए जो कि टेक्सचर्स जिनके अंदर प्लग हुआ हुआ था। अब हम उन तमाम शेडर्स को भी कन्वर्ट करेंगे जो कि एक सॉलिड कलर पे बेस करते थे। ठीक है, कलर की सिलेक्शन लेने के लिए आपने अपने कलर को क्लिक करना है, तो वो कलर ऑटोमेटिकली आपके पास फर्स्ट बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा। कलर अगेन देखने के लिए आप उसको डी सिलेक्ट करें और दोबारा क्लिक करें, तो वो कलर आपके पास यहाँ पिक हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने शेडर्स से राइट क्लिक होल्ड रखेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स विथ मटेरियल, तो वो शेडर जहाँ जहाँ लगा हुआ होगा उसने उस ऑब्जेक्ट को सबको सेलेक्ट कर लेना है, और देन आप अपने आर्नल को अप्लाई कर दें। आर्नल अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से शेडर के अंदर आप कलर को क्लिक करेंगे, तो वो कलर आपने पिक किया हुआ होगा ऑलरेडी, उसको क्लिक कर दें, तो वही कलर आपके पास सब जगह अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे शेडर्स भी अपने बहरहाल लेट सपोज कि हमने सारे शेडर्स कन्वर्ट कर लिए। अब हम देखते हैं कि लाइट्स हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास 4 लाइट्स थी जो कि हमने अपने सीन को लिट किया था, जिसमें इनको अनहाइड कर लेते हैं और रेंडर पैनल ओपन कर लेते हैं और अपने कैमरे से एक दफ़ा रेंडर ले लेते हैं। लाइट्स को आइसोलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी लाइट्स हमारे सीन में लगी हुई हैं इस वक्त। सो हमने अपने डायरेक्शनल लाइट को हाइड कर लेना है, और बाकी जितनी भी हमारी लाइट्स थी कि हमने माया की एरियल लाइट से क्रिएट की थी, एक फेक फिल था ये। अगर आप ऊपर देखेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपके पास आर्नल का आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करें, उसके अंदर लाइट्स में आ जाए और इसको टेयर ऑफ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आर्नल की लाइट्स आ रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आपको एरिया लाइट नज़र आएगी। एरिया लाइट ये वही लाइट है जो कि हम अभी यूज़ करते आ रहे थे, रेक्टेंगुलर लाइट जिसको हम कह सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो स्काई डोम लाइट है। स्काई डोम लाइट क्या करती है, जैसे ये अपने नाम से ही बता रही है, स्काई डोम, ये एक डोम क्रिएट कर देगी और वो डोम आपकी स्काई की लाइट कास्ट करेगा, यानी कि वो इनडायरेक्ट फिल आपको जनरेट करके देगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो मैश लाइट लिखा हुआ है। मैश लाइट का मतलब आप किसी भी मैश को, यानी कि किसी भी पॉलीगॉन को, जैसे मैंने अभी ये पॉलीगॉन अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको लाइट बना सकता हूँ, मैं इसको लाइट बना सकता हूँ, यानी कि लाइट कास्ट करना शुरू कर देगा। बट ये आपको बहुत ज़्यादा रेंडर कॉस्टली भी पड़ेगा और इसके अंदर आपको सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद फोटोमेट्रिक लाइट्स, ये लाइट्स ज़्यादातर वो लाइट्स होती हैं जो कि मैपिंग के थ्रू चलती हैं। उसके बाद आ जाएं आप लाइट पोर्टल के ऊपर। ये लाइट हम विंडोज़ वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, इंटीरियर वगैरह की अगर हमें लाइटिंग करनी हो तो पोर्टल लाइट यूज़ की जाती है। उसके बाद सबसे नीचे है हमारे पास फिजिकल स्काई। ठीक है, ये फिजिकल स्काई के एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे इसके अंदर। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं स्काई डोम लाइट। इसको क्लिक कर दें, स्काई डोम क्रिएट हो जाएगा, एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाए। ठीक है, मैं अपनी तमाम लाइट्स को हाइड करके सिर्फ स्काई डोम से मैं अगर एक रेंडर लेके देखूँ, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना ज़बरदस्त एक फिल जनरेट हो गया है। ठीक है, ये हमारा इससे पहले रेंडर था जो कि हमने मैनुअली माया की लाइट के थ्रू हमने एक फिल जनरेट किया था, और यहाँ पे हमारे पास एक स्काई का, यानी कि स्काई डोम लाइट का हमारे पास एक फिल जनरेट हो चुका है, जो कि आपको काफ़ी हद तक दूसरे वाले, यानी कि जो हमने इससे पहले लाइट सेटअप किया था उससे काफ़ी हद तक आपको तब्दील नज़र आ रहा होगा और काफ़ी अच्छा फिल नज़र आ रहा होगा। यानी कि कोई भी जगह ऐसी आपको नहीं नज़र आ रही जहाँ पे
बिल्कुल 100% आपके पास ब्लैक पिक्सल नज़र आ रहे हो, यानी कि शेडोज हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर शेडर का अपना एक एट्रीब्यूट है जो कि काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रहा है उस लाइट के साथ, क्योंकि पहले जो लाइट्स थी वो सारी माया की लाइट्स थी और माया के शेडर थे, और अब जो सारी लाइट्स हैं, या अभी तो फ़िलहाल एक ही लाइट हमने इसमें सीन में ऐड की है, और इसके साथ जितने भी शेडर हैं तकरीबन वो आर्नल्ड के अपने शेडर हैं। तो आर्नल्ड के अपने जो शेडर हैं वो तमाम के तमाम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो फिज़िकली बेस्ड होते हैं। तो उसके थ्रू जब हम काम करते हैं और जब फिजिकली लाइट्स के साथ हम काम करते हैं तो हमारे सीन के अंदर एक डिफरेंट लुक आना शुरू हो जाता है। हम थोड़ा सा और उसको रिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर ओपन कर लें स्काईडोम के। स्काईडोम के एट्रीब्यूट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर है, उसके बाद इंटेंसिटी है, फिर रेजोल्यूशन है। ठीक है, स्काईडोम लाइट के अंदर हम ज़्यादातर HDR को यूज़ करते हैं। इसको क्लिक करें, फाइल पे आ जाएं। ठीक है, और आप अपनी कोई भी HDR ओपन कर लें। ओके, सो मैंने एक HDR सेलेक्ट की है और मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। अब हम इसका एक रेंडर लेते हैं, कीप कर लें अपने रेंडर को और अगेन रेंडर ले लें। अब आप देखेंगे कि आपकी लाइट के अंदर एक फिल के अंदर एक डिफरेंट लुक आ रहा है। आपने अपनी लाइट की इंटेंसिटी नहीं चेंज की, आपने जस्ट उसके अंदर एक HDR ऐड कर दिया है, इनपुट दे दिया उसका। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले अगर हम रिव्यू करें अपनी लाइट के ऊपर, तो पहले वाली जो हमारी लाइट थी जिसका एक सिंपल वाइट कलर था, उसने हमारे सीन को हर तरफ से लिट कर दिया था। हमारे सीन को हर तरफ से उसने लाइट्स प्रोजेक्ट करना शुरू कर दी थी, यानी कि लाइट उसने हर तरफ से मारना शुरू कर दी। अब जब हमने उसको एक HDR मैप लाइट के अंदर प्लग कर दिया, इनपुट दे दिया उसका, तो उसके बाद उस लाइट ने HDR को रीड किया, और आप मेरे व्यू पोर्ट पे देख सकते हैं कि ये मैंने HDR लगाया है। ठीक है, तो इस HDR के अंदर जहाँ जहाँ मेरे पास ब्लैक पिक्सल्स हैं वहाँ से लाइट कास्ट नहीं हो रही, और जहाँ जहाँ वाइट पिक्सल्स हैं या ब्राइट पिक्सल्स हैं वहाँ से उसने लाइट कास्ट करना शुरू कर दी। तो मेरी जो सन की डायरेक्शन इस वक्त बन रही है, जो कि मेरे HDR के अंदर सन का जो भी पॉइंट होगा, लेट सपोज अगर इस जगह पे मेरे सन का पॉइंट है, इस जगह पे, तो वो यहाँ से अच्छी लाइट कास्ट करेगा। और अगर मेरे HDR के अंदर इस जगह से जहाँ जहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे अगर डार्क पॉइंट्स हैं, तो वो यहाँ से कम लाइट जनरेट करेगा। तो इस तरह से स्काईडोम लाइट के अंदर HDR ऐड करने से हमें एक डायनामिक फिल मिलता है, जो कि देखने को भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप मुख्तलिफ लाइट्स इसके अंदर ऐड करके अपने फिल को ट्राई कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फिल चाहिए और किस तरह का नहीं। आप अपनी लाइट को रोटेट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसमें IPR रन करता हूँ तो देखिएगा, तो जैसे ही मेरे सन की जो डायरेक्शन है वो मेरे हाउस के बिल्कुल फ्रंट पे आई, तो वहाँ से उसने प्रॉपर एक सन की लाइट जनरेट कर दी। तो इस तरह से आप अपनी HDR के थ्रू भी लाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम इसको फाइनल करेंगे। हम अपनी डायरेक्शन लाइट को अनहाइड कर लेंगे, और डायरेक्शन लाइट के अंदर अगर आप देखेंगे नीचे आपके पास आर्नल्ड का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आर्नल्ड की लाइट के एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाएंगे। अगेन हम अपने कैमरे को हाइड करते हैं और लाइट को सिलेक्ट करते हैं, और एक और मज़ीद हम IPR ले लेते हैं छोटा सा। और अब हम अपनी लाइट के अंदर थोड़े से आर्नल्ड के एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे। यूज़ कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइड करता चलूँ। कलर टेम्परेचर हमारे पास लाइटिंग के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कलर टेम्परेचर के थ्रू ही हम अपने सीन को कलर बैलेंस कर पाते हैं, या हम वो बता सकते हैं कि ये लाइट किस टाइम की है कलर टेम्परेचर और शेडोज़ के एंगल के हिसाब से। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कलर टेम्परेचर का एक चार्ट आपको हासिल हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कलर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा जो कलर टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है वो 1000 केल्विन से
10,000 और प्लस मज़ीद जा रहा है। जितने कम केल्विन्स होंगे कलर के, ठीक है, टेम्परेचर का, उतना ही आपकी लाइट का जो कलर होगा वो वार्म की तरफ होगा, और जितनी ज़्यादा कलर टेम्परेचर के अंदर आपके वैल्यूज़ होंगी उतना ही आपको कूल कलर देखने को मिलेगा अपनी लाइट के अंदर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि 2000 केल्विन आपको नज़र आ रहा है, दैट मीन के ये कैंडल लाइट के अंदर प्रेफरेबल केल्विन होता है, ये वैल्यूज़ होती हैं। इस कलर चार्ट को देखते हुए हम एक सीन के अंदर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम लाइट कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक नॉर्मल डे लाइट का जो कलर होता है, ब्राइट सनी डे का जो कलर होता है, वो 48 से 5500 केल्विन तक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने सीन के अंदर इसको टेम्परेचर दे देते हैं कि हमें 5500 का टेम्परेचर दे दें, ठीक है। तो वो हमें जो कलर कास्ट करेगा डायरेक्शन लाइट से, जो हमारी सनलाइट है, वो कूल कलर कास्ट करेगा। इसको मज़ीद देखने के लिए अगर हम इसको बढ़ा दें तो आपको नज़र आएगा कि आपके रेंडर के अंदर ब्लूज ऐड हो चुके हैं ज़्यादातर, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे अपना टेम्परेचर 5500 सेट कर देते हैं, ठीक है। लाइट एंगल भी थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपके पास एक्सपोजर होगा, देन एंगल होगा, ठीक है। एक्सपोजर क्या करेगा, इसकी लाइट की जो अपनी एक इंटेंसिटी है, एक्सपोजर उसको बढ़ाएगी। मैं एक्सपोजर बर्न करता हूँ, मेरी लाइट की इंटेंसिटी और इंटेंस हो जाएगी। 5 करता हूँ, मज़ीद बर्न हो जाएगी। तो एक्सपोजर उस वक्त आप अपने लाइट का एडजस्ट करें जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, या आपको बहुत माइनर कुछ ट्विकिंग करनी हो, ठीक है, या आपको लगता है कि आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट देनी हो, तो एक्सपोजर की बहुत माइनर सी वैल्यूज से आप स्टार्ट कीजिएगा, और उसके बाद अपनी डिज़ायर वैल्यू पे जाके थोड़ा सा कम ही इसको हम रखते हैं, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि कोई भी चीज़ बिल्कुल वाइट वॉश की तरफ ना जाए। एंगल इसके जो शेडोज़ होंगे उसको ब्लर करेगा। हमारा जो कैमरा एंगल है, इसमें अगर हम देखें कि जो हमारे कैमरे से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अगर आपको नज़र आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर रीजन रेंडर लेता हूँ और एंगल मैंने 10 किया था, इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि हमारा जो शेडो है वो कितना शार्प हो चुका है, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट होती है तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो कास्ट होता है, जब शेडो उस ऑब्जेक्ट से कास्ट होना स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से जब वो शेडो कास्ट होता है, तो जितना डिस्टेंस पे वो शेडो गिर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर, वो उतना ही ब्लर होता है, और जितना करीब ऑब्जेक्ट अपने शेडो से होता है उतना ही शार्प आपका शेडो जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एंगल जो है वो हम थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से थोड़ा सा करीब है, तो हम इसको बिल्कुल ब्लर नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्लर नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल के नीचे अगर आप देखेंगे आपके पास सैम्पल्स हैं, जितने ज़्यादा आप सैम्पल रखेंगे उतना ही आपका रेंडर जो है वो टाइम लेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने सीन सेटअप के अंदर सैम्पल्स बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रखें। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 थे, 1 भी ठीक है, बट 2 में थोड़ा सा आपको एक रिफाइनमेंट नज़र आ रही है शेडो के अंदर। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो देखिएगा आप, बहुत ज़्यादा एक अजीब सी नॉइज़ आ रही है। तो 2 इनफ है हमारे पास, ठीक है। उसके नीचे शेडो डेंसिटी आप कम करेंगे, शेडोज विजिबल हो जाएंगे, यानी कि शेडो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम शेडो वापस ओपन करते हैं तो शेडो डेंसिटी 1 कर दीजिएगा। कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शेडोज, अगर ये आपने अपने सीन में कोई वॉल्यूमेट्रिक लाइट रखी हुई है तो ये उसको काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये उसी के सैम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हमारी लाइट के कुछ ऑप्शंस डायरेक्शन लाइट की, जिसको हमने अब कन्वर्ट कर दिया है आर्नल के अंदर, और अब हम इसको आर्नल के एट्रीब्यूट्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम अपनी डोम लाइट को इनेबल करेंगे अगेन, और डोम लाइट को इनेबल करने के बाद एक रिफ्रेश कर लेते हैं रेंडर, ठीक है। और चूँकि हमारी डोम लाइट का जो एरिया है, जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है हमें, वो बिल्कुल प्योर वाइट आ रहा है, तो हम स्काई डोम लाइट को अपने रेंडर के अंदर से हटा देंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि हम अपने स्काई डोम को सिलेक्ट करते हैं, और इसके नीचे आप देखेंगे विजिबिलिटी का एक टैब है जो कि ओपन हुआ हुआ है।
इसके अंदर सबसे फर्स्ट है आपके पास कैमरा। हम कैमरे को यहाँ से 0 कर देंगे, तो ये लाइट जो है हमारे रेंडर कैमरे के अंदर से हाइड हो जाएगी, यानी कि ये रेंडर होना बंद हो जाएगी। मगर ये अपना बाकी जो भी इसका काम है वो करती रहेगी अपना, जैसे ये लाइट वगैरह जो दे रही है या रिफ्लेक्शंस में आ रही है वो सब अपनी जगह पे प्रॉपर करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी माया की तमाम लाइट्स को और तमाम शेडिंग नेटवर्क्स को हम कन्वर्ट कर देंगे आर्नल्ड के अंदर, और उसके बाद हमारा जो ये सीन होगा ये पूरा आर्नल्ड पे बेस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आर्नल्ड की रेंडर सेटिंग्स क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रेंडर ग्लोबल्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ।